सो वी आर स्टडिंग अबाउट मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए क्यों जरूरी था? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि धीरे चल रहा है। तो अगर हम लोग बोला जाए कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, आपको उसको रोकना है, तो अपने दिमाग में क्या आता है? 1 मीटर पर सेकेंड बहुत छोटी सी स्पीड है, मतलब हम लोग इसको रोक सकते हैं। बट आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन हो जाए तो। दूसरा, अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट दिया है, मान लो जिसका ग्राम 1 मिलीग्राम के बराबर है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, तो क्या उसको रोक सकते हैं? अपने दिमाग में आता हाँ सर क्यों नहीं रोक सकते। बट मैंने आपको बताया नहीं कि वो वेलोसिटी कितने से मूव कर रहा। तो अगर बुलेट हुआ तो हम लोग रोक सकते हैं क्या? तो नहीं रोक सकते। यानी कि अगर मोशन को डिफाइन करना है तो आपको मास और वेलोसिटी दोनों बताना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी को ही हम लोग मोमेंटम बताते हैं, जो कि बताता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना बॉडी में है। ठीक है। मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। इसका यूनिट निकाल लीजिए, केजी मीटर पर सेकंड के बराबर। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, mlt-1 के बराबर। ठीक है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें मोमेंटम एंड वेलोसिटी में, तो P इज इक्वल टू एम वी है। m कैसा एक्ट करेगा? स्लोप के जैसा एक्ट करेगा। वैसे ही आप ग्राफ बनाएं अगर P और M में, तो V कैसा एक्ट करेगा? वो भी एक्ट करेगा एज अ स्लोप ही एक्ट करेगा। बट अगर मोमेंटम को ही कांस्टेंट करते हैं और mv का कर्व बनाते हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है। फोर्स है, अगर हम लोग अपने आसपास में देखें, हम लोग अगर आसपास में देखें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने खुद से ना तो वो चलने लगता है ना ही वो रुक जाता है ना। तो एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस अनलेस देखो, जैसे कि मान लो ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सदा सदा के लिए यहीं पे रह जाता। बट जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा, है ना। तो एन एक्सटर्नल फोर्स अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स external force acts on it, an external force acts on it। अच्छा, है ना। तो फोर्स अप्लाई होगा। अब फोर्स अप्लाई होने का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो सकता है? पहला पहला इट में चेंज इट में चेंज इट में चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? अब देखो, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को कर दिया हम लोगों ने, इनर्शिया के तीन चीजें हम लोग ने देखे थे, तो दो आपको आपने एक में ही बता दिया। It may change its direction. फिर डायरेक्शन में चेंज, है ना। डायरेक्शन इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर और तीसरा क्या हो सकता है? मान लो मिट्टी का अपने पास कोई घड़ा हो जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, उस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? उसका शेप भी चेंज हो सकता है। तो फोर्स अप्लाई होने से थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? फोर्स अप्लाई होने से थर्ड क्या होता है? इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि जब आपके पापा ने आपने बदमाशी करा, तो आपके पापा आए और आपके गाल पे एक चमेट लगाया, तो आपके गाल का जो शेप है वो चेंज हो गया था थोड़ी देर के लिए। तो दैट इज चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। यहां तक समझा बेटा? देखिए बेटा, अब अगर हम लोग फोर्स इस पे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, है ना, तो फोर्स लगाने का रिजल्ट क्या हो सकता है? ये सारे केसेस हो सकते हैं, है ना। और कितने अमाउंट से होंगे ये भी डिपेंड करता है। सो इफ वी अप्लाई फोर्स इट डिपेंड्स ऑन
आपने ज्यादा फोर्स लगाया या कम फोर्स लगाया। जैसे कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, आपने उसे छू के बस हल्का सा फोर्स लगाया तो अपनी जगह से शायद हिला भी ना हो, या हिला हो तो बहुत थोड़ा सा हिल के रुक गया हो। आपने बहुत गुस्से में एक किक मारा है तो वो थोड़ा दूर जाएगा, है ना। तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि कैसा मैग्नीट्यूड का होगा, कैसा मैग्नीट्यूड का होगा, है ना। तो फोर्स अप्लाई विल डिपेंड ऑल्सो ऑन द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड विथ विच यू हैव अप्लाइड। उसके बाद अब फोर्स कैसे लगाया गया। जैसे अगर डेस्क को आपको धक्का देना है तो आप साइड से दोगे, अगर आप ऊपर से देख कर ऊपर से चढ़ के धक्का दे रहे तो डेस्क आगे मूव नहीं करेगा। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन। सर हाँ बेटा। सर वो फिर से रिपीट। देखो बेटा, अगर हम लोग इसकी डायमेंशन की बात की जाए, डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होगा। फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, फोर्स अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, है ना। कैसे होता है हम लोग अभी बात करेंगे, उसको थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन की बात करें तो वो होगा कितना, mL t - 2 के बराबर। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, फोर्स की यूनिट की बात की जाए, तो ऐसा यूनिट क्या होता है अपने पास, ऐसा यूनिट होता है इसका न्यूटन, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है डाइन, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है। अगर रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन निकालना हो अपने को, अगर रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन निकालना है बेटा, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन बताना है अगर, ठीक है। तो डायन क्या है, ऐसा यूनिट है, सॉरी न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट है। न्यूटन क्या है, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सीजीएस में कन्वर्ट करना है बेटा, तो सीजीएस में, सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास केजी को किस में कन्वर्ट कर दे, ग्राम में, तो 10 का पावर 3 ग्राम हो गया। मीटर को किस में कन्वर्ट कर दे, सेंटीमीटर में, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से जब आप रिलेशन निकालें यहां से, और ये सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर आया, 1 न्यूटन आया 10 का पावर 5 डाइन के बराबर। 1 न्यूटन आया 10 का पावर 5 डाइन के बराबर। समझ में आया क्या, यस सर। आया सभी को समझ में, सभी सर को फिर समझ। से एक बार बता दो। चलो बेटा, अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें, अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, ठीक है, तो डायमेंशन क्या है अपने पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, LT - 2, तो ये आ जाएगा। अगर यूनिट की बात करें बेटा, तो यूनिट इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। ठीक है। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन अगर देखना, तो ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर पर क्यूब पर स्क्वायर, है ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा केजी को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 का, केजी को ग्राम में बदलोगे तो 10 का पावर 3 ग्राम के बराबर आ गया, इनटू मीटर को सेंटीमीटर में 10 का पावर 2 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आया, 10 का पावर 5 डायन के बराबर आया। समझ में आया आप सबको। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपने देखा होगा बेटा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लें, मान लो सबसे छोटा सा एग्जांपल, कि हम लोग एक स्टोन को वही धागे में बांधकर अगर घुमा रहे थे, तो अपने को पता है, अगर अगर अपने को उसको स्टोन को एक सर्कुलर पाथ में घुमाना, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहे थे हम लोग, है ना। उसका स्पीड कांस्टेंट था, उसका स्पीड कांस्टेंट था, बट बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा था यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा था, और वेलोसिटी चेंज हो रहा था यानी उस पे फोर्स लग रहा था। ठीक है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा होगा तभी फोर्स आ रहा होगा। अच्छा, तो हम लोग बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ का। सबसे पहली बात, कई बच्चे बोलते हैं सर इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बाद में आता है। पहले इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ
change of momentum of a body is directly proportional to the is directly proportional to the directly proportional to the is directly proportional to the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it. Force applied on it. फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर बोल रहा है। और मोमेंटम क्या होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। जनरली जनरली क्या होता है बेटा कि मास कांस्टेंट होता है ना। अपना कोई कार भाग रहा तो उसका मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए मास को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है। जैसे रॉकेट का एग्जांपल है ना। तो रॉकेट का एग्जांपल है, या फिर उससे छोटा एग्जांपल आप घर पे ही कर सकते हो। एक बलून लो, बलून में हवा फूंक के भर दो और उसके बाद उसको छोड़ दो, देखोगे वो मस्त भागना स्टार्ट करता है इधर उधर, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है बट मास निकल रहा। आप देखोगे, फील करोगे तो हवा उससे बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, तो जनरली अपने पास मास कांस्टेंट रखते हैं, तो मास को हम लोग बाहर निकाल दिए, फिर आता है dv अपॉन dt। अगर मास को कांस्टेंट है तब, अगर मास कांस्टेंट है तब, ठीक है, तब आप इस केस में क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो डायरेक्शन ऑफ जो मोमेंटम चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज किधर होना चाहिए, वो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज will always be equal to the direction of net external force acting on it. Direction of momentum change will always be same as direction of be same as direction of net force या net external force applied on it। नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या होता है, देखो बेटा, मान लो आप किसी बस में हैं और बस के अंदर अगर आप धक्का दें तो क्या बस चलेगी, क्या बस नो चले, सर। नहीं चलेगी। तो ये इंटरनल फोर्स है। बट अगर आप बस के बाहर हैं उसके बाद लोग उसे धक्का देने लगे, तब वो शायद चल सकता है। अगर बस बहुत हल्का है तो चल सकता है। तो जो फोर्स हम लोग लगाएंगे वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स will be equal to the direction of net external force acting on the body, force acting on body, net external force acting on the body। ठीक है, समझ में आया। कुछ कुछ और बातें करते हैं हम लोग, जिसमें से एक है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास और इस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, कुछ फोर्स इधर लग रहा, कुछ फोर्स इधर लग रहा, कुछ फोर्स इधर लग रहा, कुछ इधर लग रहा है, कुछ इधर लग रहा है। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं इस पे, है ना, नीचे भी लग रहा। तो सारे फोर्स को अगर मैं लिखूं F1 F2 F3 F4 F5, है ना, F5 F6 लिखूं, तो नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स विच हैव अप्लाइड।
F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसी के बाद होते हैं बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस, फोर्सेस, ठीक है। मान लो आप और आपका भाई दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों बराबर हैं। तो जितने से आप खींच रहे थे उतने से टेडी भी खींच रहा, दूसरा भाई भी खींच रहा था। तो अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो और दोनों फोर्स बराबर हो, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी जीरो, यानी एक्सलरेशन हो जाएगा जीरो। यानी ऑब्जेक्ट जो है अपना वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। बट अगर अनबैलेंस फोर्सेस हो, अनबैलेंस फोर्सेस हो, बट अगर अनबैलेंस फोर्सेस हो, जैसे कि अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लग रहा फोर्स F1 और दूसरा लग रहा F2, तो इस केस में नेट नेट फोर्स अपने पास आएगा और वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, या डायरेक्टली आप यहां पे लिख सकते हैं F1 माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। समझ में आया बेटा? इस सवाल को देखना बेटा, मैं सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। तो सवाल क्या बोल रहा, पहले उसको समझे कि सवाल कहना क्या चाह रहा। तो बोल रहा एक मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास पहले देख लिया, मास इज इक्वल टू 1 kg है अपने पास दिया हुआ। स्पीड देख लिया कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक मतलब फ्रिक्शन कम दे रहा, है ना। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो डिस्टेंस कितना दिया? डिस्टेंस 50 मीटर दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग? तो आपको क्या निकाल लेना है? एक्सलरेशन निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। यू अगर दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो, इसने बोल दिया। आपको निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद फोर्स। ट्राई करिए अब। चलो बेटा देखो सबको ये, चलो बेटा सबसे ये सवाल बन जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल का स्क्वायर। और क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा तो माइनस ट्वाइस इंटू ए इंटू एक्स, फाइनल की वेलोसिटी जीरो है, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स हो जाना चाहिए था। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 20 है, इंटू इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सलरेशन निकालना अपने को, ये है 50 मीटर। ठीक है, तो ये है 50 मीटर, इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और पांच से ये चार कट गया, दो से दो कट गया, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। और अपने को पता फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, यानी 4 न्यूटन के बराबर है। किस धर लगेगा? अपोजिट टू द मोशन लगेगा। मतलब क्या है सर, कि अगर ये लेक सरफेस है और ये लिक्विड अगर आगे की तरफ भाग रहा था, या अपना स्टोन आगे की तरफ भाग रहा था, तो रिटार्डेशन पीछे की तरफ लग रहा था, तभी ये फाइनली जाकर रुक गया। क्या सभी को समझा? बात कर रहे हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और ये किसके बराबर होता है? इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। अच्छा, कैसे होता है सर? देखते हैं। देखो बेटा, अपने पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है डीपी अपॉन डी, है ना। तो डीपी को आप आई को क्या लिख सकते हैं? डीपी लिखते हैं, और यही किसके बराबर है? एफ इंटू डी टी के बराबर है। ठीक है, इसी आई को हम लोग क्या बोल दिए? इम्पल्स बोल दिए। अब थोड़ा सा बेटा अपने पास दिमाग में थोड़ा सा अब चीजें अच्छे से बैठाना, थोड़ा सा ठंडी सांस लेकर। देखो बेटा, क्या है? फोर्स इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी था। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ इफ ग्राफ ऑफ, इफ ग्राफ ऑफ प्रेशर, क्या मोमेंटम एंड टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन, if graph of momentum and time is given, then then slope at any point, slope at any point on this graph will give force, will give force। ठीक है, तो स्लोप किसी भी ग्राफ, उस ग्राफ पे स्लोप किसी भी पॉइंट पे बताएगा क्या? फोर्स बताएगा। अच्छा, अगर अगर
इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम बताना हो, इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम बनाना बताना हो, तो एफ डी टी है। यानी कि बेटा क्या है, यानी कि बेटा क्या लिख सकते हैं आप, कि अगर ग्राफ ऑफ, इफ ग्राफ ऑफ force and time is given, graph of force and time is given, then is given, then area under curve, area under curve will give change in momentum और impulse, will give change in momentum और impulse। अगर बेटा impulse की हम लोग डायमेंशन की बात करें, impulse की डायमेंशन की बात करें या यूनिट की बात करें, अगर इसका यूनिट निकाले बेटा तो किसके बराबर होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड के बराबर होगा। और इसका डायमेंशन निकाले बेटा, डायमेंशन निकालें तो मोमेंटम के बराबर ही होगा, यानी mlt-1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड इन चेंज इन मोमेंटम अपने को बताना है, मैग्नीट्यूड इन चेंज इन मोमेंटम। एफ इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, डीपी अपॉन डी होता है। अब यहां से हिंट मैंने दे दिया, अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, ट्राई करिए। अपने को क्या पता बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू, अपने को दिया है फोर्स और आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी को आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी, यही कर सकते हैं। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टू तक, जीरो से लेकर टू तक मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपने को निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। तो क्या इंटीग्रेट करना पहले स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 आई कैप प्लस 3 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 जे कैप, है ना, जीरो से लेकर टू तक। तो आप इसको रखेंगे, टू टू कैंसल, थ्री थ्री कैंसल, मतलब यह आ जाएगा 4i कैप, 4i कैप प्लस प्लस 2 का क्यूब 8 जे कैप। ठीक है, ये आया अपने पास क्या, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में। अगर हम लोग चाहें, अगर हम लोग चाहें तो इसका नेट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, नेट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा नेट मैग्नीट्यूड, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 64 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो ये ऑल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 आ जाएगा, जिसको आप जिसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 9 के बराबर मान सकते हैं, है ना, क्योंकि 81 का अंडर रूट हो जाता है 9, तो आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 9 मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो पहला सवाल है आपका, वो क्या बोल रहा है उसको पढ़ें, सबसे फर्स्ट सवाल को पढ़ें और देखें कि सवाल कहना क्या चाह रहा। तो देखो बेटा, इसमें बोला एक्स एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है आपको, है ना, तो पार्टिकल का इम्पल्स एट 4 सेकेंड, इम्पल्स एट 4 सेकेंड कितना होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। तो 4 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी देखें कितना हो रहा है, उसके बाद आप निकालने का ट्राई करिए, इसे ट्राई करिए। चलो सॉल्व करते हैं वापस। देखो बेटा, चेंज इन मोमेंटम इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, देखो पहला चेंज इन वेलोसिटी ये वाला, देखो वी फाइनल है अपना, ये वी इनिशियल है, वी फाइनल वी इनिशियल। और वी फाइनल कैसे लिखे हम लोग, तो वेलोसिटी कैसे होता है, स्लोप बताएगा, स्लोप आप कैसे बता सकते हैं, तो वी फाइनल मैं लिख रहा हूं जो कि है नेगेटिव, और हाइट अपॉन बेस, तो हाइट है अपने पास कितना, हाइट है अपने पास 20, बेस अपॉन 4। सिमिलरली वेलोसिटी इनिशियल कितना है, वो है 5। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो बेटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर, यानी ये आ जा रहा -10 के बराबर। ठीक है, -10 के बराबर। ठीक है, तो मास की वैल्यू है 1 kg और इसकी वैल्यू है -10 के बराबर, यानी चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स कितने के बराबर आया, -10, 10 चेंज इन मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड के बराबर आया। समझ में आया क्या,
चलो बेटा देखते हैं क्या बोल रहा है अपने पास। सवाल में क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, वो गिर रहा है कितने 20 मीटर के हाइट से। तो यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v इनिशियल, वो किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच के बराबर। मतलब ट्वाइस इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 20। यानी v इनिशियल आई कितनी, 20 के बराबर, और नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन था। जब ये टकराया तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई, है ना। कितना हो गया v फाइनल, v फाइनल, और कितने तक जाएगा ये जा रहा 5 मीटर के हाइट तक, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ vf थी, तो vf की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, vf की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू जी जो कि है 10 इंटू एच जो कि है 5। यानी v फाइनल हो गया कितना, 10 के बराबर ऊपर की तरफ। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, वही होता है ना। तो v इनिशियल देखो और v फाइनल देखो, v फाइनल है 10 माइनस माइनस ऑफ 20, कितना बच गया ये, 30 बच गया बेटा। तो मोमेंटम किसके बराबर आ गया, वो आया मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। यानी ये आया 1 इंटू 30 kg मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ये आया 30 kg पर मीटर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ की, न्यूटन के थर्ड लॉ की। तो ये बहुत कमाल का लॉ है ना, और ये बहुत वैलिड है। देखो, एक तो पहले अपन बिल्कुल जो नॉर्मल एग्जांपल उसको लेते हैं, है ना। आपने बदमाशी किया, आपने बदमाशी किया घर में, पापा आए और आपको एक चपेट लगाकर चले गए, है ना। तो आप रोते रहे, तो मम्मी को जाके क्या बोलते हो, मम्मी जब देखो हाथ मूड करते हैं आते हैं पापा और मार के चले जाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा, है ना, ऐसा कैसे चलेगा। तो देखो बेटा, देखो बेटा, पापा ने आपकी गाल पे फोर्स लगाया, है ना, पापा ने आपके गाल पे फोर्स लगाया, इन रिटर्न आपके गाल ने भी पापा के हाथ पे उतना ही फोर्स लगाया। मतलब जितने से पापा ने आपके गाल को मारा, उतने ही से आपके गाल ने भी आपके पापा के हाथ को रिप्लाई सेम किया था। लेकिन आपका गाल सूज गया और हाथ नहीं सूजा। इसका एक ही रीजन है कि जो गाल का चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, वो सॉफ्ट होता है, हार्ड का हार्ड होता है। अच्छा, तो एक तो समझ में आया। दूसरी बात, अभी आप जहां भी बैठे होंगे, सपोज आप टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, है ना, टेबल चेयर जहां पे बैठे हैं हिसाब बराबर। तो तो आप बैठे हुए हैं, है ना, स्कूल में बेंच पे बैठे हुए हैं अपन। तो हमारा बॉडी बेंच को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा। और बहुत कमाल की बात है बेटा, हमारा बॉडी बेंच को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा, है ना। और बेंच कहां पे फोर्स लगा रहा, बेंच अपने बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा। तभी दोनों बैलेंस है। अगर सोचो दोनों बैलेंस नहीं होते तो क्या होता, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में आ जाता, और जैसे ही ऐसा होता तो तबाही मच जाता, तब आप जमीन तोड़ते हुए नीचे पहुंच जाते। ऐसा नहीं है इसीलिए, ठीक है। और भी हम लोग इस पे बहुत भयंकर भयंकर एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा। जैसे जैसे कि आप सपोज एक्शन रिएक्शन का और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बलून को ही लेते हैं, है ना। बलून में हवा भरे थे, बलून में हवा भरे थे और छोड़ दिए थे। तो इमेजिन करो, आप थोड़ा सा देखने का, या रॉकेट का देखो, रॉकेट तो आपको ज्यादा गैस निकलता हुआ दिखेगा। जब आप रॉकेट जलाते हो तो क्या होता है, वो गैस पार्टिकल निकलता है और जमीन को धक्का मारता है ना। तो जो गैस पार्टिकल निकल रहा वो अपने साथ के एयर पार्टिकल को पहले नीचे की तरफ पुश करता है, इन रिटर्न एयर पार्टिकल उसे ऊपर की तरफ पुश करता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब ये ऊपर की तरफ जाता है। एक और एग्जांपल, है ना, सपोज आप एस्ट्रोनॉट बने हुए हैं और एस्ट्रोनॉट बनकर आप गए हैं स्पेस, और यहां पर कई बार लोगों को बाहर जाना पड़ता है, अपने स्पेस के जो स्पेस शटल है उससे बाहर जाना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। तो सपोज आप बाहर चले गए हैं, आप बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो आपका यहां से एक जनरली एक रोप जाता है जो आपको कनेक्ट करता है। बट अगर ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि वो रोप टूट गया है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप फिर उसके पास नहीं जा सकते, स्पेस शटल पे नहीं जा सकते। तो क्या करें, आप रिवर्स घूम जाए, है ना। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये भी रिवर्स घूम जाए। आप देखें कि आपके पास सबसे पहले या सबसे भारी सामान क्या है।
आप उसको आगे की तरफ थ्रो करें। जैसे ही आप उसको आगे की तरफ थ्रो करेंगे तो आप पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, आप पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी कंसेप्ट यहां पे लग जाता है बाद में। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये पीछे की तरफ आना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन भी होता है। जैसे गन को आप कंधे पे रखकर आपने चलाया, है ना, तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब गन फायर होता है तो वो आदमी पीछे की तरफ भी थोड़ा झटके के साथ आता है। ये इसलिए कि जब गन से बुलेट निकलता है तो ये आगे की तरफ भागता है, और बुलेट क्योंकि ये आगे की तरफ भागा, इस पे सेम सेम मोमेंटम भी पीछे की तरफ लगता है। बाद में हम लोग मोमेंटम भी देखेंगे, और जितने फोर्स से ये बाहर निकला होगा उतने ही फोर्स से ये भी पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, आया समझ में? यस यस सर। सभी को समझ में आ गया ना बेटा? सर। तो इस पे हम लोग अगर लिखें, इस पे लिखें, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर, तो क्या होगा ये एक्शन रिएक्शन पेयर, देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर दोनों किस ऑब्जेक्ट में, पहली बात, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। तो दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना। जैसे इस पे लग रहा होगा, सोचो, इस पे नीचे की तरफ जब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहे ये एक्शन है, और रिएक्शन लग रहा आपके बॉडी पे। तो एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। सो द एक्शन रिएक्शन बोथ विल एक्ट, बोथ विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, दे बोथ एक्ट इन द सेम टाइम, दे बोथ एक्ट इन द सेम टाइम। दोनों एक ही टाइम पे लगेगा, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन लग गया फिर रिएक्शन लग रहा, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही टाइम पे लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बोट पे भी, बोट भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बोट पे जब आप आगे चलते हो तो बोट पीछे जाता है ना। कई बार देखा होगा एक बोट से आदमी दूसरे बोट में जा रहा, बोट आगे ज्यादा चला गया, आदमी बीच में आ गया। देखा है ऐसा क्या? ये भी एक्शन रिएक्शन के कारण ही हो रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखा होगा, मान लो बास्केटबॉल प्लेयर है, वो जो डब 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 बॉल करते रहते हैं अपन, वो भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, वहां पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो बहुत सारे ऐसे एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। फिर अगर आप बोट वाले को देखो जो पुराने जमाने में गांव में होते थे, तो बोट को वो एक डंडे से, जब बोट में आदमी बैठा हुआ है, वो एक डंडे से पानी को पीछे ढकेलता है, और इन रिटर्न पानी उसको आगे की तरफ ढकेलता है। स्विमिंग जो हम लोग करते हैं बेटा, स्विमिंग जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग स्विमिंग में भी क्या करते हैं, हाथ आगे की तरफ लेते हैं और पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, और पानी अपने को आगे की तरफ फेंकता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते भी इनफैक्ट, तो आप सैंड पे एक बार चल के देखना, आपको फील आ जाएगा। आप सैंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं
तो हम लोग जब चलते हैं ना, तो ग्राउंड को हम लोग पीछे की तरफ पुश करते हैं, इन रिटर्न ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसमें है? एक्शन रिएक्शन पेयर के ही हैं।